नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फॉर एग्ज़ाम में। आप लोगों के लिए जो ग्रुप डी एग्ज़ाम स्पेशल का जो एग्ज़ाम का बूस्टर डोज सीरीज चल रहा था, उसी का बायोलॉजी का आज ये अगला पार्ट होगा। इससे पहले के जितने भी पार्ट हम लोग पढ़े हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेंगे। इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में हम लोग जो करते हैं वो आपको डेली टॉपिक्स वाइज जो लूसेंट के जो बुक में दिए गए हैं उसको हम लोग समझते और समझाते हुए क्लास कराई जाती है। तो वीडियो को आप थोड़ा देर तक देखा करेंगे, तब आपको कुछ बेनिफिट लगेगा कि हाँ कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ अलग किया जा रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं कि किताब ही तो है, किताब को पढ़ा जा रहा है, मगर आप उस चीज़ को छोड़ के चले जाते हैं जो आपको ज़रूरत होती है। इसी चीज़ को पढ़ने के लिए आप कहीं 1000, 2000, 5000 दे करके पढ़ेंगे, मगर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ ये सारी प्रक्रिया हम आपको करा रहे हैं। फिर भी आप हमें इस तरह से कभी कभी कोई कमेंट कर देते हैं जिससे लगता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, मगर गलत हम नहीं, आप गलत तरीक़ा से इसको देख करके चले जाते इसलिए। तो वीडियो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट देखिए, उसके बाद फ़र्क दिखने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। आइए देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में जो वनस्पति उत्तक था, यानी कि वनस्पति विज्ञान था, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे थे, यानी कि पेड़ पौधे से संबंधित। इसी के अंतर्गत हम लोग पीछे कुछ दूर तक पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण ये सभी। अब हम लोग को पढ़ना है पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन। और ये जो पादप हार्मोन जो 7-8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अक्सर यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा हम बताएंगे, उसको भी लिख लीजिएगा अपने बुक में ही या कहीं पर लिख करके भी रख लेंगे, काम करेगा, ठीक ना। इसमें 2-4 पॉइंट 1-2 को एक्स्ट्रा लिखवाएंगे, उसको लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं पादप हार्मोन के अंतर्गत जो सबसे पहला है वह है ऑक्जिन्स। ऑक्जिन्स की अगर बात किया जाए तो कहता है कि ऑक्जिन्स की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था, ठीक है। और ये क्या करता है कि यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधे की वृद्धि सबसे जो जितने भी हार्मोन दिया गया है या जो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे, मुख्य रूप से आपको जो याद रखना है वो उसका फंक्शन याद रखना है। जो भी हार्मोन्स है उसका एक खासियत है कि वो अपने आप में एक कार्य करता है जिसके तहत पौधे में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन्हीं विभिन्नताओं के अंतर्गत जो होता है पौधे अपनी वृद्धि, अपनी रुकावट, जो भी कुछ समस्याएं हैं वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जब हम हार्मोन्स के रूप में ऑक्जिन्स को पढ़े तो ये कहता है कि 1880 में डार्विन ने खोज किया, ये उतना मायने नहीं रखता, मगर इसका काम क्या है तो ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ये इसका मुख्य काम है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सा में होता है, यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर कहता है कि इसका प्रमुख कार्य क्या है, मिला जुला करके वही सारा चीज़ यहाँ पर भी लिखेगा कि इसके कारण पौधे में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। पत्तियों का विलगन रोकता है, मतलब कि पत्ती जो सिकुड़ करके यानी कि खराब हो करके गिरता है उसको रोकने का काम करता है। खरपतवार को नष्ट करता है, इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा, खरपतवार को नष्ट करने वाला ऑक्जिन्स है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं या फसलों को गिरने से बचाता है, यानी कि वृद्धि को तो नियंत्रित करेगा, बाकी वृद्धि के नियंत्रण के साथ साथ और क्या करता है तो पत्ती को गिरने से रोकता है, खरपतवार लगने से रोकता है, फसल को गिरने से बचाता है। एक पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा ऑक्जिन्स वाला में कि सर्वप्रथम जो है घास के पौधा में ये पाया गया था। कहीं पर वहीं पर पॉइंट करके लिख लेंगे अपने बुक में ही, ठीक है। सर्वप्रथम जो ऑक्जिन हार्मोन है ये घास के पौधे में देखा गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है हमारा जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो है इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरासावा ने 1926 में किया था। कब? कुरासावा ने 1926 में किया। ये इसका काम क्या है कि ये बौने पौधे को लंबा कर देता है और फूल बनने में मदद करता है। मतलब ये है जिब्रेलिन से कि जो
पौधे नाटा हो जाता है, यानी कि जो उसका मतलब विकास जो होता है वो रुक जाता है, उसको ज़बरदस्ती खींच करके उसको लंबा करने का काम कौन करता है? तो जिब्रेलिन्स करता है। कौन करेगा? जिब्रेलिन्स करेगा। तो ये जिब्रेलिन्स को याद रखिएगा, ये बौने पौधे को लंबा करता है, साथ ही साथ फूल बनने में भी मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उसको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करेगा। क्या करेगा? अंकुरित होने के लिए प्रेरित करेगा। प्रसुप्ति भंग करने का मतलब ये होता है कि वो सोया हुआ रहता है, सोई हुई अवस्था से उसको जगाता है और जगा करके बीज को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, मदद करता है। कौन? तो जिब्रेलिन्स। ये काष्ठीय पौधों में एघा यानी कि काम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। इसके से छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है और जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिब्रेलिन्स किससे निकाला जाता है? तो कवक से निकाले जाते हैं। आगे आइए, तीसरा है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जिसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साइटोकाइनिन का खोज मिलर करेगा जबकि नामकरण लिथाम करेगा। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्जीन्स के साथ मिलकर काम करता है। यह ऑक्जीन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन, ध्यान देंगे, कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। किसके साथ? ऑक्जीन्स की उपस्थिति। उपस्थिति मतलब रहना या नहीं रहना, जो बताइए। उपस्थिति का मतलब क्या? नहीं रहना। उपस्थिति का मतलब रहना। चलिए, तो ये क्या कहा कि जो साइटोकाइनिन है, हाँ, साइटोकाइनिन जो है ये ऑक्जीन्स की उपस्थिति में मिलकर के और कोशिका का विभाजन करेगा और विकास में मदद करेगा, साथ ही साथ ये जीर्णता को रोकता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होगा। ये लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आरएनए को और प्रोटीन को बनाने में सहायक जो होता है वो साइटोकाइनिन पौधों में हार्मोन होता है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिब्रेलिन्स में भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये बौने पौधे को लंबा कर देता है, जबकि साइटोकाइनिन जो कहता है कि बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि यूज किया जाता है। करेगा कि नहीं करेगा जो पता नहीं है ना, कन्फर्मेशन नहीं है, 100% कन्फर्मेशन नहीं है, मगर जो जिब्रेलिन्स है उसका 100% कन्फर्मेशन है कि वो बौने पौधे को लंबा कर देगा। आगे, एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड क्या है? इसको ABA के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम जो है 1961 से 65 के बीच में कार्न्स एंड एडिकोट तथा बाद में बेरिंग ने किया था। कौन? कार्न्स एंड एडिकोट तथा बाद में बेरिंग ने किया। यह वृद्धिरोधक हार्मोन, वृद्धिरोधक, वृद्धि को रोकने वाला, मतलब ये कि अगर कोई भी पौधा ज़्यादा लंबा होए जा रहा, लंबा होए जा रहा, ठीक है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? तो एब्सेसिक एसिड करता है। रोकने का काम जो करेगा, वृद्धि को रोकने वाला, वो एब्सेसिक एसिड होगा, जबकि वृद्धि करने वाला जो होता है वो जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन होता है। एब्सेसिक एसिड क्या कहता है कि यह बीजों की सुसुप्तावस्था में रखता है। ध्यान देंगे, सुसुप्तावस्था में बीजों को रखता है। पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। ध्यान देंगे क्या कह रहा है? एब्सेसिक एसिड जो पौधों के वृद्धिरोधक हार्मोन है, यानी कि उसको वृद्धि होने से रोक देता है। साथ ही साथ जो बीज होता है उसको सुसुप्तावस्था में यानी कि सोई हुई अवस्था में रखता, जबकि ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेरित करता है प्रसुप्ति को भंग करने के लिए। जल्दी से बताइएगा कौन सा हार्मोन बीजों को प्रेरित करता है प्रसुप्ति अवस्था, सोनी अवस्था, सोई हुई अवस्था से जगाने के लिए? जिब्रेलिन्स। जबकि एब्सेसिक एसिड जो है जिब्रेलिन्स का उल्टा है, उसको सुलाया रखता है सुसुप्तावस्था में, लल्ला लल्ला लोरी वाला गाना सुनाता है, ठीक ना, तो सोया रहता है। और साथ ही साथ क्या कहता है कि पत्तियों के विलगन के मुख्य भूमिका निभाता है। पुष्पन में बाधक आता है, मतलब कि फूल खिलने में भी ये बाधा डालता है एब्सेसिक एसिड। पांचवा कहता है एथिलीन। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। एथिलीन क्या होता है? तो गैसीय रूप में होता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया। फलों को पकाने में, ध्यान देंगे,
फलों को पकाने में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियां पुष्प व फलों की विलगन को प्रेरित करता है। फल को पकाने में कौन काम करेगा? एथिलीन। एक और हार्मोन होता है, जल्दी से बताइए तो कौन फल को पकाता है? गैसीय रूप में एक और होता है एसीटिलीन। हाँ, एसीटिलीन जो होता है यह भी पौधों को फलों को पकाने का काम करता है। और साथ ही साथ एक और क्या हो गया? एथिलीन। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दोनों तरह से पूछेगा, ठीक ना। एक प्राकृतिक रूप से होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक वाला बोलेगा तो एथिलीन और कृत्रिम वाला बोलेगा तो एसीटिलीन। आगे 6 नंबर है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस क्या कहता है कि ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करता है। यानी कि फ्लोरीजेंस को हम क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस, फल को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। अगला है 7वां हमारा ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन क्या है? तो यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। यानी कि ट्राउमेटिन अगर एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? तो घाव भरने के दवा है। यानी कि जो कोशिका कट छट जाता है उसको क्या होता है? भरने का काम करता है। तो ये था हमारा हार्मोन। अब यहाँ पर आइएगा एब्सेसिक एसिड में। एब्सेसिक एसिड में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। ये जो है एब्सेसिक एसिड सबसे पहले कपास के पौधा में देखा गया था, उसको ऐड कर लेंगे खाली। एब्सेसिक एसिड में कपास के पौधों में सबसे पहले एब्सेसिक एसिड प्राप्त हुआ था। बाकी एब्सेसिक एसिड समाप्त हो गया। जल्दी से एक दो प्रश्न पूछेंगे, जल्दी से उसका रिप्लाई दीजिएगा। सारे लोग मौज मारे में लगल हैं। बताएंगे कि बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस हार्मोन का? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है साइटोकाइनिन। प्रयोग करने का बात कहेगा तब साइटोकाइनिन, और जब करता है यानी कि वृद्धि करता है तब जिब्रेलिन। बौने पौधे को लंबा कर दे क्या? साइटोकाइनिन जो है उसके छिड़काव द्वारा होता है और जिबरेलिन खुद से पैदा होता है। नहीं, वैसा नहीं है। साइटोकाइनिन और उसमें जिब्रेलिन्स में काम वो नहीं है। साइटोकाइनिन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कि आप उस पर काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक ना। जबकि जिब्रेलिन जो है ओरिजिनल है, मतलब कि ऑफिशियल है, ठीक ना। वो डायरेक्टली उसको लंबा और छोटा करने का, लंबा करने का काम करता है। आगे आइए, आप बताएंगे कि जो फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग करेंगे? एथिलीन का प्रयोग करेंगे। और फूल खिलाने में फ्लोरीजेंस। इसका नाम ही पता चल रहा है फ्लोरीजेंस। फ्लोर यानी कि फ्लावर को क्या करेगा? खिलाएगा, यानी कि बड़ा करेगा, फ्लोरीजेंस। चलिए ठीक है। एक और बता दीजिए कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रण कौन करेगा? एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड, ठीक है। एब्सेसिक्स, एक मिनट, उल्टा बोल रहे का जी। वृद्धि को क्वेश्चन क्या पूछे थे हम? वृद्धि रोधक की वृद्धि नियंत्रक? वृद्धि नियंत्रण बोलेगा तो ऑक्जिन्स। वृद्धि नियंत्रण अगर प्रश्न पूछे होंगे तो ऑक्जिन, और वृद्धि रोधक बोले होंगे तो एब्सेसिक, ठीक ना। सुधार कर लीजिएगा। वृद्धि को नियंत्रित करने वाला ऑक्जिन्स और वृद्धि को रोकने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन तो एब्सेसिक एसिड। क्लियर? चलिए, अब अगला है पादप रोग आपका इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक ना। कौन सा बीमारी किससे होता है? जो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट है उसको टिक करवा देंगे, उसी को खाली याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं। आइए देखते हैं पादप रोग, प्लांट डिजीज।
देखते हैं, सबसे पहला कहता है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग होगा यानी कि पौधों में भी विषाणु होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है, इसके आधार पर कुछ रोग होते हैं, उसको जानना है। तो सबसे पहला है विषाणु जनित यानी कि वायरल डिजीज यानी कि वायरस से होने वाला रोग। वायरस से होने वाला में सबसे पहला है तंबाकू का मोज़ेक रोग। तंबाकू का मोज़ेक रोग क्या कहता है कि इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और इस रोग का कारक है टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। ये TMV पूरा नाम याद रखिएगा। और सबसे पहला जो पादप रोग में जो विषाणु खोजा गया था वो यही था, TMV ही था। इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो रोग से प्रभावित पौधे को इकट्ठा करके जला देना चाहिए और कोई उपाय नहीं है। दूसरा है पोटैटो मोज़ेक। पोटैटो यानी कि पोटैटो में जो होता है वो होता है वायरस X। पोटैटो मोज़ेक जो है वायरस X से होता है। इसमें पत्तियों के चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होता है। आलू का पत्ता देखिएगा, उसमें आपको अलग अलग तरह से जब खराब हो जाएगा तो दिखाई देता है। तीसरा है बंकी टॉप ऑफ बनाना। ये डायरेक्टली याद रखिएगा, मुख्य रूप से इसका नाम ही, ठीक है, कि बंकी टॉप ऑफ बनाना जो है वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है, ऐसा पूछेगा, या फिर किस में होता है, तीन तरह से ही पूछेगा। बनाना यानी कि मतलब किस में होता है, किसके कारण होता है और कौन सा वायरस के कारण होता है, तो ऐसा। तो बंकी टॉप ऑफ बनाना, यह रोग जो है बनाना यानी कि केला में वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौना तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाता है। इसमें होता क्या है वो मायने नहीं रखता, बाकी किस में कौन सा पाया जाता है सॉरी, वो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। डी नंबर देखेंगे रंग परिवर्तन यानी कि कलर चेंज। कलर चेंज क्या है? तो हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है, ध्यान दीजिएगा। हरिमाहीनता क्या है? हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन किलरिंग में सिराएं पीली तथा अन्य भाग हरा तथा वेन बैंडिंग में सिराएं हरी और अन्य भाग हरिमहीनता होती है। यहाँ पर दो नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वेन क्लियरिंग और एक वेन बेंडिंग। तो ये दोनों में रंग का काम जो है वो याद रखिएगा। वेन क्लियरिंग में सिरा पीला हो जाएगा और अन्य भाग हरा हो जाएगा, जबकि वेन बेंडिंग में सिराएं हरा हो जाएगा जबकि अन्य भाग हरिमहीनता होता है। तो ये रंग परिवर्तन दोनों का याद रखिएगा। और पौधों में रंग परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। दूसरा है जीवाणु जनित रोग बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज क्या कहता है कि सबसे पहला है आलू का सैथिल रोग। आलू का सैथिल रोग ये अक्सर पूछा जाता है कि किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा ये आपका होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। जीवाणु और विषाणु में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा आलू का जो है सैथिल रोग वो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें क्या है? तो इसको रिंग रोग भी कहा जाता है। आलू के सैथिल रोग को हम क्या कहते हैं? रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि होता क्या है तो कि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है और इस रोग का कारण है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। और जल्दी से बताइएगा आलू जो है किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। तो ये याद हो गया कि स्यूडोमोनास सोलेनेरियस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रवाहित होता है। क्या होता है? पौधे का संवहन तंत्र प्रवाहित होता है। अगला है दूसरा नंबर की ब्लैक ऑफ आर्म ऑफ कॉटन। कॉटन मतलब क्या? कपास। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इस रोग का कारण जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलांध्र संरचना भूरा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा धान का अंगमारी रोग। ये बहुत बार पूछता है और पूछा गया है, ठीक ना। धान का जो ब्लाइट ऑफ राइस है बैक्टीरियल ब्लाइट, ये याद रखिएगा बैक्टीरिया के कारण होता है। जैंथोमोनाइस ओराइजी। धान का जल्दी से वैज्ञानिक नाम बताएंगे। ओराइजा सेटाइवा। हाँ, तो वहीं से इसका वायरस भी है कि यह रोग जो है जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। फिर है साइट्रस कैकर। इस रोग का कारक जो है जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू को ज़्यादा प्रभावित करेगी।
अगला आता है गेहूं का टुंडू रोग, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा बैक्टीरिया जनित है और इस रोग का कारण है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमाटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनालवट, ध्यान दीजिएगा, करनालवट भी गेहूं की एक बीमारी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करनालवट किसका है? गेहूं का है। आगे अब यहाँ पर तीसरा दिया है कि तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, और ये बॉक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ये यहीं से आपको प्रश्न मिलजुला के निकल के आए। सबसे पहला है कि आम एवं बैगन में लिटिल लीफ, ये जस्टा के कारण होगा, ठीक है। नींबू में डाईबैक, तांबा के कारण होगा। ये पूरा बॉक्स को आप लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। हम बस एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप लोग फुर्सत में इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ ही नहीं याद कर लीजिएगा। नींबू में डाईबैक, तांबा। नींबू में लिटिल लीफ, तांबा के कारण, यानी कि नींबू में दोनों बीमारी जो है वो आपका तांबा के कारण है। फूल गोभी में ब्राउनिंग, बोरॉन के कारण। मटर में मार्स रोग, मैग्नीज के कारण। मार्स गैस किसको कहते हैं? मार्स गैस किसको कहेंगे? मीथेन को कहेंगे। धान के खेत में कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन। जानवर जब पागुर करता है तब, जानवर जब अपना मुंह चलाता रहता है तब मीथेन होता है। गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। चलिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बोला कि मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण, लीची में पत्ती का जलना पोटेशियम के कारण, धान का खैरा रोग, ये धान का खैरा रोग पता नहीं कितना बार पूछ चुका है, जस्ता के कारण। तो धान का खैरा रोग जस्ता के कारण। फिर है आलू का ब्लैक हार्ट रोग, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। आंवले में निक्रोसिस, बोरॉन के कारण। एक और बोरॉन किसका था? फूलगोभी का ब्राउनिंग, आंवले का निक्रोसिस, बोरॉन के कारण। सलजम में बाटर कोर, मैग्नीज के कारण, और एक था मटर में मार्स रोग, मैग्नीज के कारण। गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम। मक्का में वाइट बर्ड, जस्ता। और धान का खैरा रोग, आम और बैगन का लिटिल लीफ, जस्ता। चुकंदर में हट रॉट, बोरॉन। तो बोरॉन से 3 गो है, फूलगोभी का ब्राउनिंग, चुकंदर का हट रॉट, और एक है आंवले में निक्रोसिस, बोरॉन से। तो ये इतना सब आपको खुद से पढ़ के एक बार 2 बार करके याद रखना होगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है ये सब के लिए, तो उसको आप लोग पढ़ेंगे। आगे आइए, अब यहाँ पर दिया है वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान से समझेंगे। दिया है कि लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। ये डायरेक्ट ऐसी छोटा सा प्रश्न पूछ देता है 1 लाइनर में, ठीक ना, कि लौंग जो है कैसे प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र का भाग काम में आता है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तिकाग्र न लिख करके कभी कभी स्टिग्मा लिखा हुआ मिलेगा, तो भी याद रखना है। फिर है कि हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है, ये भी याद रखना है। एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है, यानी कि एजोला। आइए आगे है जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म कहता है कि वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तन में अप्रवाहित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। जैव विकास का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो जीवित जीवाश्म से मिलता है। जैसे में क्या? तो जिनकोना एक वृक्ष है, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क, लैरोमोट, बिल्ली, सिलाकेंथ, ये सभी जीवित जीवाश्म। फिर कहता है कि कुनैन जो है, ये कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पत्ती की लाल नारंगी और पीला रंग को कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। 2,4-D क्या है? तो एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। 2,4-D वाला याद रखिएगा, अक्सर पूछते रहता है। चलिए आगे जल्दी से बताइएगा कि जो केसर मसाला है वो किससे बनाया जाता है? केसर मसाला बोलेंगे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा से। चलिए ठीक। अगला है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेकर सुबेर से प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, जो कॉर्क होता है वो क्वेकर सुबेर से प्राप्त होता है।
विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायासिंथ है। क्या है? जल हायासिंथ, जल हायासिंथ। मतलब ये सबसे जल्दी बढ़ता है, सबसे बड़ा हो जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद है आपका बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में जो कुछ भी है इसको भी आप लोग आराम से एक बार पढ़िएगा, ठीक ना। एक बार से कोनो काम न चलेला है। हम एक और बस पढ़ देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसको अंडरलाइन करा देंगे, ऐसे इसमें सब इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार देखते हैं। सबसे पहला कहता है सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष तो यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष तो सिकोया और एक नग्न बीजी है। इतना तक याद रखना आपको, ठीक है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया नग्न बीजी होता है, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। फिर कहता है कि सबसे छोटा आकार में आवृत बीजी पौधा तो लेमना है। यह जलीय आवृत बीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा? विक्टोरिया रिजिया। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ी पत्ती, बड़ी बोलेगा तो विक्टोरिया रिजिया। सबसे बड़ा बीज तो कोकोडीमर प्रजाति लोडोसिया मालडीविका। इतना बड़ा नाम है इसका, 12 इंच लंबा होता है। कोकोडीमर प्रजाति लोडोसिया मालडीविका। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा तो एजोला, जो कि एक जलीय पादप है। एजोला क्या है? तो एक प्रकार का जलीय पादप है जो कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा। शैवाल किसके कारण आता है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, किसके कारण? किसमें? शैवाल किसका उदाहरण है? थैलो की ब्रायो? थैलोफाइटा। शैवाल, कवक, ये सब था ना थैलोफाइटा में, जीवाणु। आगे कहाँ पर थे? सबसे छोटा टेरिडोफाइटा हो गया। एजोला एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड। सबसे छोटा पुष्प बोलेगा तो बुल्फिया 0.1 mm का। फिर सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया ओर्नोल्डाई। क्या है? ओर्नोल्डाई। व्यास है 1 मीटर तथा भार है लगभग 8 kg और यह बाइटिस की जड़ पर परजीवी है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया ओर्नोलाई है जो कि बाइटिस की जड़ पर रहता है। परजीवी मतलब, परजीवी का अर्थ बताएंगे, जो दूसरे पर आश्रित रहे उसे परजीवी कहते हैं। ठीक। सबसे छोटा आवृत बीजी कौन है? तो सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी है आर्सीथोबियम। आर्सीथोबियम यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नरयुग्म जो कि साइकस है, यह एक नग्न बीजी पादप है। साइकस क्या है? तो नग्न बीजी पादप है, सबसे बड़ा नरयुग्म है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस, जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में। ध्यान देंगे, सबसे लंबा गुणसूत्र पादपों को लेकर के ट्राइलियम में, सबसे छोटा शैवाल का। जबकि जीव में बोलता है तो सबसे बड़ा जो है किसका? क्या पढ़े थे हम लोग? गुणसूत्र वाला कुछ पढ़े थे। माइको ग्लास पे क्या था? अरे नहीं, वो जो कोशिका है ना। ठीक है, सबसे बड़ा, छोटा और लंबा वाला था टेरिडोफाइटा। सबसे में कहेगा तो टेरिडोफाइटा हो जाएगा। चलिए आगे। सबसे लंबा गुणसूत्र हो गया ट्राइलियम में। फिर कहता है सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोसम। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोसम फर्न है जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रीसिलस। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रीसिलस। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हाइबिचिया बाइनेका। हाइबिचिया बाइनेका। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलेप्टिसिकम। हाँ, यही खोज रहे थे। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्म गैलेप्टिसिकम। उसके बाद है कि टेनिस गेंद जैसा फल केंथ होता है। जंगल की आग ढाक को कहते हैं, याद रखिएगा, यूकेलिप्टस ढाक।
कॉफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका, इसमें कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोम कोएकोआ, इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होता है, याद रखेंगे। कोको में क्या होता है तो थियोब्रोमीन और कैफीन। और अफीम देने वाला पौधा पोपी होता है पेपावर सोमेनिफेरम, इसमें मोपिन पाया जाता है। तो ये बॉक्स में जो भी कुछ दिया है वो आपके लिए काम का चीज़ है, बॉक्स को एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, काम आएगा। और अगला जो है पारिस्थितिकी है। चलिए आगे इसी में हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। पारिस्थितिकी 6 नंबर चैप्टर, ये छोटा सा है, 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। मगर ध्यान दीजिएगा, छोटा है मगर बड़ा खोटा है। खोटा मतलब फ्रॉड, बहुत प्रश्न पूछता है इससे। देखिए पारिस्थितिकी क्या कहता है कि जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध, यानी कि हम जो रहते हैं उससे संबंधित जो हमारा वातावरण है उससे पर जब हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी कहेंगे। कोई बताएंगे कि पारिस्थितिकी जो यानी कि जो पारितंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र, इसका शब्द कौन दिया था सर्वप्रथम, बताइए तो जल्दी से। हेक्ल ना, पारिस्थितिक तंत्र दिया था टॉन्सले, नहीं हेक्ल नहीं, टॉन्सले। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक सिर्फ बोलेगा तब हेक्ल आएगा, इसमें कहीं ना कहीं होगा ही। चलिए आगे कहता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय कहते हैं। ये डेफिनेशन पूरा का पूरा लाइन याद रखिएगा, ठीक है, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हिदायत दे दिए हैं। ये डेफिनेशन ही आपको डायरेक्टली याद रख लेना है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों यानी कि पॉपुलेशन, यानी कि बहुत सारा तरह तरह के लोग जो रहेगा वैसे समष्टि को हम क्या कहते हैं तो जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। ये पूरा डेफिनेशन डायरेक्टली याद रखना। कहता है कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर का है, ये लाइन याद रख लीजिएगा, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर का। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया है, आ ही गया है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम या इकोलॉजी सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो रहेगा वो टॉन्सले देगा, ठीक है, और जबकि इकोलॉजी जो होता है वो हेकल्स देता है, ठीक ना। एक और आप लोग को हम बताए होंगे शाम वाला क्लास में, कभी कभी बताए होंगे, 2-3 बार बता चुके हैं जहाँ तक हमको याद है। बायोडाइवर्सिटी एक शब्द होता है, बायोडाइवर्सिटी कौन दिया था बताइए तो, किन्हीं को याद है कि भूल गए, बता चुके हैं। हाँ, बायोडाइवर्सिटी बोलेगा तो WG रोजेन। एक और बताए थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बताए थे एक नाम, याद है किन्हीं को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कोई भी, कोई नहीं याद, बताए थे रेमंड एफ दासमैन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लिख लीजिएगा कहीं पर, किताब में ही लिख लीजिए कहीं पर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलेगा तो रेमंड एफ दासमैन, बायोडाइवर्सिटी बोलेगा तो WG रोजेन, इकोलॉजी बोलेगा तो हेकल, इकोसिस्टम बोलेगा तो टॉन्सले। 4 को बताएं, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं और एक और बताएंगे, पहले 4 को रिपीट करते हैं उसके बाद देखिएगा। बायोडाइवर्सिटी रोजेन, WG रोजेन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेमंड एफ दासमैन, इकोसिस्टम ना, हाँ, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम टॉन्सले, इकोलॉजी हेकल, और एक और लिख लीजिए बायोस्फीयर। बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर दो अलग अलग चीज़ होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का हमने बताया WG रोजन, जबकि एक लिखेंगे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का होता है एडवर्ड सुएस। क्या नाम है, एडवर्ड सुएस, ये बायोस्फीयर का। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। हाँ जी बोलिए।
क्या बोले, आगे कहता है कि संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र दो घटक का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो कहता है इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है, एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीनों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये तीनों से आपको प्रश्न मिलेगा। कौन सा, एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है और एक अपघटक होता है। देखिए क्या क्या होता है। कहता है पहला उत्पादक, यानी कि वैसे सभी घटक या वस्तु या जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे हम उत्पादक कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे हम उत्पादक कहते हैं। मतलब ये कि वैसा सभी जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो सभी अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसको हम कहते हैं उत्पादक। जैसे कंपनी कोई होता है, कोई कंपनी अगर किसी चीज़ को उत्पादित कर रहा है, कोई वस्तु बना रहा है, तो कंपनी उस वस्तु का उत्पादक कहलाता है। तो ऐसा ही उत्पादक। दूसरा है उपभोक्ता, यानी कि वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करता है, वो कहलाता है उपभोक्ता। यानी जो कंपनी जो वस्तु बनाया उस वस्तु का उपयोग अगर कोई कर रहा है तो उस कंपनी का वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लिया जाए पार्ले जी कोई कंपनी है बिस्किट का। पार्ले जी जो कंपनी है वो उसका उत्पादक है, किसका, बिस्किट का। पार्ले जी कुछ नहीं है, पार्ले जी एक कंपनी है, मेन वस्तु जो है वो बिस्किट है। तो बिस्किट का उत्पादक जो है पार्ले जी है, और उस पार्ले जी बिस्कुट को जब हम खाते हैं तो उस कंपनी के लिए यानी कि पार्ले जी के लिए हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, उपभोक्ता हो गए। ठीक है। तो जो कंपनी अपना भोजन स्वयं बनाएगा, यानी कि जो घटक अपना भोजन स्वयं बनाता है वो उत्पादक कहलाता है, और उत्पादक द्वारा बनाए गए वस्तुओं का जब हम उपभोग करते हैं तो वो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता भी तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसमें क्या आते हैं, तो इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पेड़ पौधे या किसी अन्य भाग को खाता, यानी कि वो सभी जंतु या जीव जो हरे पौधे को डायरेक्टली खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, यानी कि कह सकते हैं हम उसको क्या, शाकाहारी। क्या कहेंगे, शाकाहारी। जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल ये सभी क्या है, सिर्फ घास और पेड़ पौधों को खाता है, तो वो हमारा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कहता है कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन, जो शाकाहारी था, मतलब गाय, भैंस, बकरी ये सभी, उसको अगर कोई खा जा रहा है अन्य जानवर, तो वो कहलाएगा हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि लोमड़ी, भेड़िया, मोरी ये सभी। और तीसरा उपभोक्ता वो है टर्सरी कंज्यूमर, जिसके अंतर्गत वो सभी आएगा जो दूसरा उपभोक्ता को खा जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खा जाए वो कहलाता है टर्शियरी, जैसे बाघ, शेर, चीता ये सभी, यानी कि शाकाहारी। फिर एक जो होता है जैसे कि गाय, भैंस, बकरी शाकाहारी में, लोमड़ी, भेड़िया ये सभी मांसाहारी के अंतर्गत, और उससे भी बड़ा जो मांसाहारी है जो उसी को खा जाए वो कहलाता है बाघ, शेर, चीता। तो ये तीनों उपभोक्ता का काम याद रखिएगा। कभी कभी आपको ये कंज्यूमर का काल चक्र बनाने के लिए दे देगा, या आपको सीक्वेंस रहेगा, पहले रहेगा घास, उसके बाद आपको रहेगा गाय, उसके बाद रहेगा आपको मान लिया जाए भेड़िया, उसके बाद रहेगा बाघ। तो ये आपका एक जो है कंज्यूमर का ये पूरा सीक्वेंस है, और ऐसा ही आपको 4 गो दे देगा ऑप्शन, ठीक ना, और बोलेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो उपभोक्ताओं को दर्शाता है क्रमागत रूप से। तो जो घास रहेगा वो हमारा प्राइमरी, जो गाय रहेगा वो हमारा सेकेंडरी, एक मिनट, जो घास रहेगा वो हमारा उत्पादक, उसके बाद जो गाय रहेगा वो हमारा प्राइमरी, उसके बाद जो भेड़िया रहेगा वो हमारा सेकेंडरी, और भेड़िया के बाद जो बाघ रहेगा वो हमारा टर्शियरी कहलाता है। तो ये कंज्यूमर का सीक्वेंस होता है, इसको याद रखिएगा। नोट में कहता है कि खाद्य श्रृंखला में मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, क्योंकि हम पेड़ पौधे भी खाते हैं। पेड़ पौधा मतलब आम के पेड़ नहीं खाते, आम खाते हैं।
कुछ साग सब्जी भी खा ही लेते हैं, लत्तड़ वगैरह, तो वो, और साथ में द्वितीयक भी हो जाते हैं, तनि मनी कुछ जानवरों को भी खा जाते हैं। इस कारण से क्या है, खाद्य श्रृंखला में मानव जो होता है वो प्राथमिक और सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। तीसरा जो हमारा है जैविक घटक के रूप में अपघटक यानी कि डीकम्पोजर। डीकम्पोजर के अंतर्गत कौन आता है, तो कवक और जीवाणु होता है। कौन आता है, कवक और जीवाणु आता है। ये क्या करता है कि जो मरा हुआ उत्पादक उपभोक्ता का अपघटन करके भौतिक तत्व में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो उत्पादक और उपभोक्ता सबको फिर से ये मिला दे, उसको क्या कहते हैं, अपघटक। यानी कि कंपनी कोई है, कंपनी कोई सामान बना रहा है, उसका कुछ रद्दी माल भी रहेगा यानी कि बेकार, वो सबको गलाने का काम या फिर से रीयूज करने का काम अगर कर दे तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि डिकम्पोजर कहलाता है। दूसरा जो हमारा है, जो हम पढ़े अभी कि जो घटक होता है यानी कि संरचना के दृष्टि से पारिस्थितिक तंत्र जो होता है दो प्रकार का, जैविक और अजैविक। तो जैविक घटक के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उसको भी हम लोगों ने पढ़ा, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होता है। उपभोक्ता के अंतर्गत भी हम 3 पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायवीय कारक जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा और खनिज तत्व, ये सभी अजैविक घटक हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। मतलब हमारे लिए अगर कोई वैसा ज़मीन जो जहाँ पर हम आसानी से निवास कर लें, रह लें, वो हमारा क्या कहलाता है, पारिस्थितिकीय पदछाप कहलाता है, फिंगरप्रिंट कहलाता है, फुटप्रिंट कहलाता है, फिंगर नहीं, फुटप्रिंट कहलाता है। आगे कहता है कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ये प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है और डायरेक्टली आप भी दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि भारत का जो मानसून है वो कैसा मानसून है। भारत का मानसून उष्णकटिबंधीय, ठीक है, तो याद रखेंगे। और आगे क्या कहता है नोट में कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, तो इसको भी याद रख लेंगे। और इस प्रकार ये आपका चैप्टर नंबर 6 पारिस्थितिकी भी समाप्त होता है। उसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर है प्रदूषण। प्रदूषण हम लोग अगले क्लास में करेंगे, है ना, प्रदूषण करेंगे और जितना भी होगा अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद शुरू हो जाएगा प्राणी विज्ञान, ठीक है, यानी कि जो प्राणी विज्ञान होता है, एनिमल किंगडम ये वगैरह जो पढ़ेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा पकाने वाला चीज़ है, मतलब चैप्टर है, पक जाइएगा। पक जाने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई खा सकता है, थोड़ा सा दिमाग अटपटा सा लगेगा, मगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये वाला, ठीक है, प्राणी विज्ञान। काहे कि यहाँ से प्रश्न आपको पूछता है किस तरह के, कि कौन सा जो वर्ग होता है, यानी कि सांप का खून कैसा होता है, किस में कितना चैम्बर पाया जाता है, ये सभी आपको इस वाले चैप्टर में कल के क्लास में देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए, तो ठीक है, कल का क्लास सारे लोग मिस नहीं कीजिएगा। यह प्राणी विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और यहाँ से प्रश्न आपका पूछते रहता है। बाकी लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाला बने रहेंगे, बाकी सब बने रह सकते हैं बाकी। और आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग भी इसी तरह क्लास में बने रहिएगा, डेली का डेली वीडियो देखते रहिएगा। आपको जितना संभव होगा हम समझाने का प्रयास करते हैं। आपने अगर यहाँ तक आया होगा तो देख लिया होगा, ठीक है। बाकी कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, आप ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आपका सीरीज शुरू कर दिया गया, वो भी देखते रहेंगे। बाकी अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, नहीं आया है तो भी शेयर कर दीजिए। बस हमारा मेहनत आपको कैसा लगा, ये मेहनत का फल आप हमें देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।